हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 24 दिसंबर और शुरू करते हैं फिल्म स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज लायन एट द रेट 47 विजन फॉर अमृतकाल, ये इस डॉक्यूमेंट के ऊपर है। अब ये डॉक्यूमेंट क्या है? इस डॉक्यूमेंट को रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इस मिनिस्ट्री ने जो लायन 47 जो रिपोर्ट रिलीज करी है, ये किसके ऊपर है? हमारे प्रोजेक्ट लायन के ऊपर है। अब जो प्रोजेक्ट लायन है उसे कौन रन करता है? तो जैसे कि आपको पता हो, जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो केंद्र सरकार की स्कीम है, बट ये प्रोजेक्ट लायन है ये गुजरात सरकार की स्कीम है। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, जो हमें पता होना चाहिए। अब ये जो प्रोजेक्ट लायन है वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है? ये गिर जंगल है जहाँ पे गुजरात में, जो कि एशियाटिक लायन का जो लास्ट होम है, क्योंकि अब कहीं भी एशियाटिक लायन पाए नहीं जाते, सिर्फ और सिर्फ गिर के जंगल में ये जो एशियाटिक लायन है ये पाए जाते हैं अब। तो प्रोजेक्ट लायन का जो मेन मकसद ये है कि जो एशियाटिक लायन है उनका इकोलॉजिकल बेस्ड कंजर्वेशन करना, मतलब आपको लायन को भी कंजर्व करना है, उसके हैबिटेट को भी कंजर्व करना है, साथ ही साथ उनके हैबिटेट को ऐसे कंजर्व करना है कि जो वहाँ की जो कम्युनिटी है उन्हें भी इंटीग्रेट किया जा सके। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ लायन को कंजर्व करना है और वहाँ पे सारे जो कम्युनिटी रहते हैं उनको निकाल दिया जाए। आपको एक सस्टेनेबल कंजर्वेशन की ओर देखना है, ताकि जो कम्युनिटी है वो भी इक्वली पार्टिसिपेट कर सके। तो प्रोजेक्ट लायन का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो लायन का जो हैबिटेट है उसको कंजर्व करना, साथ ही साथ जो लाइवलीहुड जनरेशन है, जो आसपास की जो कम्युनिटी है उनके लाइवलीहुड को सिक्योर करना, जो लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन इनसे सिक्योर करना, साथ ही साथ एक नॉलेज बेस बनाना हमारे बिग कैट के लिए, क्योंकि हमें जितना ज्यादा नॉलेज होगा बिग कैट, जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया, चीता हो गया, तो इनका एक नॉलेज बेस बढ़ाना ताकि इनके बारे में हम अच्छे से और कंजर्व कर सकें, ताकि इनकी ज्यादा और ज्यादा संख्या भी बढ़ाई जा सके। अब एशियाटिक लायन से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो इनका साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा लियो पर्सिका। तो ये इनका साइंटिफिक नेम है। आईयूसीएन में स्टेटस क्या है? इंडेंजर स्टेटस। और ये साइट्स जो कन्वेंशन है उसके अपेंडिक्स 1 में आता है, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 में भी ये शेड्यूल 1 का स्पीशी है। ये अफ्रीकन लायन से थोड़े से छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं साइज में। अफ्रीकन लायन से एक डिफरेंस ये है कि इनके जो जो धारी होती है, जो उनके स्किन में, वो लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड होती है, जो कि बेली तक चलती है। और इनके जो हेड में जो मेन होता है, मेन मतलब जो आपने धारी देखी होगी, जो बाल देखी, हेयर ग्रोथ देखी होगी, तो वो बहुत मॉडरेट होती है। इससे क्या होता है, उसके जो ईयर्स हैं वो हमेशा विजिबल होते हैं। तो ये बेसिक फैक्ट हो गया एशियाटिक लायंस को लेके, जो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली जो न्यूज़ है वो ट्यूलिप को लेकर है। ट्यूलिप मतलब द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को कौन रन करता है? ये हाउसिंग मिनिस्ट्री की स्कीम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साथ मिलकर रन करती है। अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि जो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उनसे लोकसभा में क्वेश्चन पूछा गया था ट्यूलिप को लेकर, तो उन्होंने इसकी जानकारी दी थी। तो हमें इसके बारे में बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए। तो ट्यूलिप जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसका मकसद क्या है? कि जो भी स्टूडेंट है या ग्रेजुएट हो चुके हैं उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड करना। पर वो इंटर्नशिप किस सब्जेक्ट में होगी? अर्बन लोकल बॉडीज, स्मार्ट सिटी और स्टेट एंड यूटी डेवलपमेंट, जो सिटी डेवलपमेंट है, अर्बनाइजेशन है, उसमें उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड करना, ताकि ये जो अर्बन सिटी को लेकर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रियल लाइफ जो प्रॉब्लम है, उन्हें कैसे टैकल किया जा सके। क्योंकि अर्बन सिटीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हाउसिंग की समस्या है, फिर उसके बाद में लॉजिस्टिक की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है, अभी हम अर्बन फ्लड देख रहे हैं। तो काफी समस्या है। इसमें आपको फ्रेश एनर्जी चाहिए। जो ग्रेजुएट्स होंगे वो नई एनर्जी के साथ आएंगे, नए आइडिया के साथ में आएंगे। तो अभी जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स है सिटी की, वो उसके लिए हमें मॉडर्न सॉल्यूशन चाहिए। इसलिए ये इंटर्नशिप उन्हें प्रोवाइड की जा रही है। तो एलिजिबिलिटी क्या है इस इंटर्नशिप की? कि इंडियन सिटीजन को मिलना है जिन्होंने यूजी प्रोग्राम कर लिया है, और ग्रेजुएशन के विद इन 80 मंथ आपको अप्लाई करना होता है। तो ये ट्यूलिप के बारे में कभी यूपीएससी पूछ सकती है, तो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज यूएनएससी रिजोल्यूशन 2593 को लेकर है। तो ये न्यूज में क्यों है? दरअसल हुआ क्या, तालिबान ने एक नया फरमान जारी करा, जिसमें जितने भी अफगानिस्तान की जो प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें अब महिलाओं को बैन कर दिया गया है। मतलब अब वो हायर एजुकेशन वो प्राप्त नहीं कर सकती। तो इस आदेश को लेकर कई लोगों ने विरोध जताया, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज ने भी इसका विरोध जताया, अमेरिका ने भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करी, और भारत ने भी इसकी निंदा करी कि ये जो फरमान है वो गलत है, महिलाओं के अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। और हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन है उन्होंने इस रिजोल्यूशन को कोट किया, यूएनएससी रिजोल्यूशन 2593 को। ये रिजोल्यूशन है क्या? ये जो रिजोल्यूशन है ये 2021 में अफगानिस्तान के लिए लाया गया था। इसमें यह बताया गया था कि अफगानिस्तान चूंकि अब तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है, तो सिक्योरिटी काउंसिल से डिमांड की गई थी कि अफगानिस्तान की जो टेरिटरी है उसे कभी भी किसी टेरर अटैक के बेस के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कि भाई आप लोग वहां पे अपने आतंकवादियों को शरण दे दो, फिर वो इंडिया में या किसी और कंट्री में अटैक करें। तो ये साफ साफ
इस रिजोल्यूशन में मेंशन था। पर इस रिजोल्यूशन में एक बात ये भी मेंशन थी कि इसमें आपको ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करने होंगे, खासकर वुमेन से रिलेटेड, उनके एजुकेशन से रिलेटेड। तो ये जो अधिकार थे, ये यूएनएससी रिजोल्यूशन 2593 में मेंशन थे। तो भारत का ऐसा मानना है कि जो अफगानिस्तान सरकार है, उसे इस रिजोल्यूशन का सम्मान करना चाहिए। वो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, उन्हें भी अफगानिस्तान पर प्रेशर करना चाहिए ताकि इस रिजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जा सके। ताकि जो भी वहाँ महिलाएं हैं, उनको पुरुषों के बराबर अधिकार मिले, उन्हें भी यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन को एक्सेस करने की सुविधा मिलनी चाहिए। तो यूपीएससी डायरेक्टली इस रिजोल्यूशन के बारे में पूछ सकती है कि किसके ऊपर आया गया था, इसका सब्जेक्ट क्या था। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ अरेका नट को लेकर है। अरेका नट मतलब जिसे हम हिंदी में सुपारी बोलते हैं, तो इसको लेकर है। इसमें दरअसल जो लोकसभा मेंबर हैं, जो कि शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं कर्नाटक से, उन्होंने सेंटर के सामने ये डिमांड रखी कि जो अरेका नट है, जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसकी जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो ज़्यादा बढ़ा दी जाए, ताकि जो हमारे देश में जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रही है अरेका नट की, तो उसकी जो प्राइस जो गिर रही है उसे चेक किया जा सके, उसे वापस गिरने से रोका जा सके। क्योंकि अगर हम और ज़्यादा अरेका नट को इम्पोर्ट करेंगे, तो जो अरेका नट की जो प्राइस है वो और ज़्यादा डाउन हो जाएगी। तो इससे जो नुकसान होगा, जो डोमेस्टिक जो हमारे फार्मर्स है अरेका नट के, उन्हें नुकसान होगा। तो ये डिमांड रखी गई थी। बट जो केंद्र सरकार है उसने ये बोला है कि जो अरेका नट है, हम कितना परसेंट इंपोर्ट करते हैं, मात्र 2% इंपोर्ट करते हैं। तो 2% अरेका नट इंपोर्ट कर रहे हैं टोटल प्रोडक्शन इंडिया में जितना होता है, तो उससे सिग्निफिकेंट प्राइस चेंजेस नहीं आते हैं। और उनका ऐसा मानना है कि हम अरेका नट को इंपोर्ट रोकने के लिए बहुत सारे मेजर ले रहे हैं, जैसे कि 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है अरेका नट के इंपोर्ट में। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जो सार्क नेशन है, जैसे कि भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, यहाँ से हम अरेका नट लेते हैं, तो हम ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी उस पर लॉन्च नहीं कर सकते। तो यही केस हुआ है जो सितंबर 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि 17,000 टन जो अरेका नट है वो भूटान से हम अलाउ करेंगे विदाउट मिनिमम इंपोर्ट प्राइस, क्योंकि वो सार्क नेशन का मेंबर है, तो इसमें हम ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा नहीं सकते। तो ये पूरी न्यूज़ हो गई। तो अमेरिका नेट के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट देख लेते हैं। तो अरेका नेट का जो कल्टीवेशन है वो कहाँ होता है? तो जो हमारा इक्वेटर है उसके 28 डिग्री नॉर्थ और 28 डिग्री साउथ के रेंज में ये अरेका नेट हो सकता है। इसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है 14 डिग्री सेंटीग्रेड से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और जो सॉइल्स में उगाया जाता है उसमें काफी वैरायटी देखी जा सकती है, तो कोई पर्टिकुलर एक सॉइल्स में उगा है ऐसा कुछ नहीं होता है। जून दिसंबर में इसका सोइंग होती है। और हमारे देश में सबसे ज्यादा जो अरेका नट है वो कर्नाटक से ही ग्रो होता है। 80% जो अरेका नट होता है वो कर्नाटक से आता है। तो ये अरेका नट कर्नाटक के लिए एक हॉर्टिकल्चर क्रॉप है और नेशनल लेवल पे कमर्शियल क्रॉप है, और जो इंटरनेशनल लेवल पे ये एक ड्राई फ्रूट है। बट अभी हमारी समस्या ये है कि जो अरेका नट का जो प्रोडक्शन गिर गया है 35 to 40%। क्यों गिर गया है? क्योंकि एक येलो लीफ डिसीज है, एक ब्लास्ट डिसीज है और एक फ्रूट रॉट डिसीज है। ये लगातार ये डिसीज देखा जा रहा है, खासकर कर्नाटक में, महाराष्ट्र में जो फंगस लग रही है, इससे उनका जो प्रोडक्शन है वो काफी हद तक गिर चुका है। तो वो कंपनसेट करने की भी डिमांड कर रहे हैं हमारे फार्मर्स। तो ये बेसिक न्यूज़ है अरेका नट को लेकर। अब चलते हैं आगे। हमारी जो अगली न्यूज़ है वो साहित्य अकेडमी अवार्ड्स को लेकर है। दरअसल 2022 की जो अवार्ड्स हैं उसको डिक्लेयर कर दिया गया है, और ये जो अवार्ड है नेक्स्ट ईयर फरवरी में हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। तो जो साहित्य अकेडमी जो अवार्ड्स हैं वो 23 लैंग्वेज में दिए गए हैं, जिसमें से 7 बुक्स ऑफ पोएट्री को मिली है, 6 नॉवेल्स को मिली है, 2 शॉर्ट स्टोरीज मिली है, 3 ड्रामास में मिली है, 2 लिटरेरी क्रिटिसिज्म में मिली है, और एक ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स और लिटरेरी हिस्ट्री में मिली है। तो तमिल में राजेंद्रन को, तेलुगु राइटर मधुरंतकम नरेंद्र और संस्कृत पोएट जनार्दन प्रसाद पांडे, इनको अपने रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में अवार्ड मिला है। भाषा सम्मान किसे मिला है? उदयनाथ झा। किस फील्ड में? इन्हें फील्ड ऑफ क्लासिकल एंड मिडाइवल लिटरेचर में मिला है। आसामीज लैंग्वेज में मनोज कुमार गोस्वामी ने अवार्ड लिया है। अनुराधा रॉय को इंग्लिश लैंग्वेज में मिला है। गुलाम मोहम्मद शेख को गुजराती में मिला है। तो ये बेसिकली अगर एक आध नाम यूपीएससी पूछ रहे तो हमें पता होना चाहिए। अदरवाइज हमें सिर्फ ये देखना है कि साहित्य अकेडमी अवार्ड्स होता क्या है। तो एक लिटरेरी ऑनर है, मतलब साहित्यिक अवार्ड है ये, जो कि साहित्य अकेडमी द्वारा दिया जाता है, जो कि इंडिया की एक नेशनल अकेडमी है ऑफ लेटर। और ये जो अवार्ड दिए जाते हैं वो हमारे 8 शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेज है उनके ऑथर्स को दिया जाता है, जिन्होंने उसमें कुछ भी नॉवेल लिखा है या फिर पोएट्री लिखी है। साथ ही साथ इन 22 लैंग्वेज के अलावा इंग्लिश और राजस्थानी लैंग्वेज में भी अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये बेसिक फैक्ट हो गए साहित्य अकेडमी अवार्ड्स को लेकर। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी ने 2016 में पूछा था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इन इट्स नेचुरल हैबिटेट? तो जब आप ग्रेट हॉर्नबिल देखोगे उसके नेचुरल हैबिटेट में, तो इनमें से कौन सा रीजन होगा? सैंड डेजर्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, हायर हिमालयस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, शार्ट मार्सेस ऑफ वेस्टर्न गुजरात, एंड डी है वेस्टर्न घाट। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा डी वेस्टर्न घाट।
आपको पता है कि जो ग्रेट हॉर्नबिल है, ये केरला का एक स्टेट बर्ड है। केरला के साथ-साथ में ये अरुणाचल प्रदेश का भी स्टेट बर्ड है। और जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, वो कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। आईयूसीएन की कैटेगरी में इसे वल्नरेबल रखा गया है, पर हमारे देश में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें इसे शेड्यूल 1 की कैटेगरी में रखा गया है। और इसका नेचुरल हैबिटेट है वेस्टर्न घाट, और जो हिमालयन रीजन है नॉर्थ ईस्ट वाला, वहाँ पर भी ये पाया जाता है। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर की वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।